ई पैक ड्यूरेबल्स आज हुई है लिस्टिंग 221 रुपए के आसपास इशू लिस्ट हुआ है, 4% के आसपास का डिस्काउंट रहा है। इशू प्राइस 230 रुपए की थी। इशू को रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, 16 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी कैटेगरी में 25 गुना, एचएनआई कैटेगरी में 28 गुना और रिटेल में 6 गुना इशू सब्सक्राइब होता दिखा। 640 करोड़ की इशू साइज थी, जिसमें से 240 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास गए। कंपनी का हल्का फुल्का परिचय मैं आपको एक बार दे दूं। 2019 में कंपनी की शुरुआत हुई थी ई पैक ड्यूरेबल सॉल्यूशंस के नाम से। देश में रूम एसी की दूसरी सबसे बड़ी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ओडीएम कंपनी है ये। एसीज और दूसरे अप्लायंसेस के ये सारे और बाकी दूसरे भी कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तैयार हैं इस वक्त। बजरंग बोथरा साहब जो कंपनी के प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। सर ने श्री राम कॉमर्स कॉलेज से दिल्ली से एमकॉम की डिग्री हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बोथरा साहब को करीबन 27 साल का लंबा गहरा अनुभव है और सीमा के एमएसएमई काउंसिल के बोथरा साहब चेयरमैन भी हैं। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं कंपनी के प्रमोटर, एमडी और सीईओ अजय डीडी सिंघानिया साहब। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश से बीटेक की आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। पेंसिल्वेनिया से आपने एमबीए किया, अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपको भी 24 साल का अनुभव है। और जब जैसा कि मैंने बात की भी थी आईपीओ के वक्त, मुझे फिर से याद आ गया दोनों परिवार जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत की थी, लंबे समय से एक साथ जुड़े हैं, सेकंड जनरेशन है और अब ये आईपीओ है। बोथरा साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त मिला आपके आईपीओ को, 16 गुना बढ़ा है, क्यूआईबी 25 गुना, लेकिन लिस्टिंग जो हुई थोड़ी सी सुस्त हुई है इशू प्राइस के नीचे। क्या आपकी उम्मीद से थोड़ी कम रही? हाँ, थोड़ी उम्मीद से तो डेफिनेटली कम लगती है मेरे को, लेकिन मतलब जो बिजनेस का कन्विक्शन हमारा है इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे जो पैरामीटर्स हैं या सारे जो सिचुएशंस है, इन्वायरमेंट है मार्केट का, बहुत ज़बरदस्त है। पहली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त जोर है, गवर्नमेंट का बड़ा भारी पुश है, पीएलआई स्कीम आ चुकी है, एयर कंडीशन बिजनेस को सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया गया है, इम्पोर्ट बंद हो गया है लगभग। तो और दूसरी बात है कि जो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेके जो हमने भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, आज जो हमारे 3.6 मिलियन की कैपेसिटी हो गई है और वो बढ़ाया है, और जो 2 साल में जो हमारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया है वो उससे हमने बढ़ाया है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो दूसरा जो एक फोकस पॉइंट है वो है कि हमारा एसेट टर्न हमको बढ़ाना है। उसके लिए हमने स्मॉल अप्लायंसेस में ज़बरदस्त फोकस किया है ताकि हमारे 6 महीने का जो ऑफ सीजन है उसमें हम लोग पूरे एसेट्स को, हम लोग जो कि हमारे फंजिबल एसेट्स हैं, उस एसेट्स को हम पूरा यूटिलाइज कर सकें। तो हमारा एसेट टर्न जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और जो मार्केट में जो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट अभी एयर कंडीशन का है, 8% सिर्फ एयर कंडीशन का मार्केट है और आगे भी 13% 14% का ग्रोथ आने वाला है मार्केट के अंदर। उसके हम लोगों को तो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा कन्विक्शन है कि वी आर इन फॉर ए ग्रेट टाइम इन दिस बिजनेस। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी तो मार्केट को ठीक बात है। तो एक मैं आपसे अगले 1 से 3 साल के लिए कंपनी का विजन भी लूंगा कि किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सिंघानिया साहब से सवाल लेना चाहता हूँ। आप जो 400 करोड़ का जो पैसा आपका कंपनी में जाने वाला इशू के बाद 230 करोड़ रुपए आप एक्सपांशन में यूज कर रहे हैं, ये बताएं सर कि ये एक्सपांशन कब तक आप पूरा करने वाले हैं? पूरी कैपेसिटी पे आने के बाद कितना इससे रेवेन्यू बेनिफिट आपको मिलेगा, कंपनी को क्या फायदा होगा? जी जी, तो अनिल जी, ऐसा है कि अभी जो 400 करोड़ का ओएफएस हुआ है, 400 करोड़ का फ्रेश इशू, उसमें से 230 करोड़ हम लोग कैपेसिटी इंक्रीमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो लगभग एक्चुअल में 400 करोड़ इन्वेस्ट होंगे, सो 230 फ्रेश इशू से, बाकी इंटरनल एक्रूअल से। सो अगले 3 साल में हमें टोटल 400 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, जिससे लगभग हम अपनी कैपेसिटी 2.4 मिलियन से बढ़ा लेंगे। तो अगर आज 3.6 से 2.4 और अगर ऐड करते हैं तो लगभग 6 मिलियन की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी टोटल एयर कंडीशंस के लिए। तो इसको 2 भाग में करेंगे हम, 1.2 मिलियन for FY24 25-26 and then another 1.2 million for 26-27। तो इस वजह से 2 भाग में हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। विल टेक इट अप टू टोटल 6 मिलियन। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है सर, ये कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आगे और रैपिडली कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बात है, वाह। मतलब आप लगभग दुगुनी करेंगे, दुगुनी से थोड़ी सी कम, 3.6 से 6 तक पहुंचेंगे, यानी कि अगले 2 सालों में आप कैपेसिटी डबल करने की तैयारी में। अब उसको देखते हुए, और चूंकि जैसा सिंघानिया साहब कह भी रहे हैं, बोथरा साहब आपसे सवाल है मेरा कि ये कैपेसिटी भी कम पड़ सकती है, तो ऐसा क्या कंपनी अगले 1 से 3 साल में करने जा रही है, जरा वो समझाइए। किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, किस तरह की प्रॉफिट की ग्रोथ रह सकती है? अब तक हमने पिछले 3 साल में आपके रेवेन्यू की ग्रोथ 45% सालाना दर से देखी है, ये शायद छोटे बेस पे था।
अब आपका बेस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एक्सपेंशन भी आ रहा है, क्या इस तरह की ग्रोथ आगे मेंटेन कर पाएंगे? जरा विजन दे सर। देखिए, सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं वो सारे हमने मतलब फोकस कर रहे हैं, और अभी हमारा 15% का इंडस्ट्री में ग्रोथ 15% के आसपास चल रहा है, 12 से 15% के बीच में ग्रोथ चल रहा है। और हमको जो पक्का विश्वास है, जो हमने लीवर इस्तेमाल किए हैं उसमें पक्का विश्वास है कि ये जो मार्केट का ग्रोथ है उसको हम आउटपेस करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो 3 साल का जो हमारा विजन है बहुत क्लियर है कि हमको एक तो कैपेसिटी बढ़ानी है, स्केल बढ़ानी है, स्केल से हमको अपना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम करनी है। हम ओडीएम है, ओडीएम का मतलब होता है ओन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है, तो और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। और जब हम स्केल बड़ा करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जो हम बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक प्रोडक्ट सेगमेंट जो है, हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट में डेवलप कर रहे हैं, स्मॉल अप्लायंसेज में भी काफ़ी कर रहे हैं और मिड साइज अप्लायंसेज में भी काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो एसेट टर्न है, जो हमारे जितने इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारी फंजेबल इन्वेस्टमेंट है और पूरे साल यूटिलाइजेशन होगा। पूरे साल जब यूटिलाइजेशन होता है तो उससे हमारा आरओसी और आरओई, हम ये देख पा रहे हैं कि आरओसी और आरओई भी जो है, जो हमारा अभी जो जिस तरह से चल रहा है कि हम उसको 15% के आसपास या उससे ऊपर हमको स्टेबल होते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और दूसरी बात यह है कि हम ग्रो विद द बेस्ट की थ्योरी में बिलीव करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिलीव करते हैं। हमारे एवरेज कस्टमर स्टिकीनेस जो है 8.5 साल से ऊपर की है। जो 8.5-9 साल की कस्टमर स्टिकीनेस है तो उसका मतलब हमारा सिस्टम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्वालिटी है, और ये सब का हमको पूरा बेनिफिट लेना है। और हमको पीएलआई का बेनिफिट लेना है। स्मॉल अप्लायंसेस के अंदर भी जो है अभी बीआईएस स्टैंडर्ड आ गए हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से मार्केट शिफ्ट होगा ऑर्गेनाइज्ड की तरह। तो हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप, अभी हमारा R&D पे जबरदस्त फोकस है, इनोवेशन पे जबरदस्त फोकस है। ओके। तो उससे क्या है कि बहुत ज्यादा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है। सिंघानिया साहब, और पीएलआई benefit स्कीम की मिलेगा बात तो जो हम बोथरा customer साहब को pass कर रहे on हैं, करेंगे और ज्यादा बिजनेस ले पाएंगे। जी जी, सिंघानिया साहब जो पीएलआई स्कीम की बात बोथरा साहब कर रहे हैं, तो कितना निवेश आप ऑलरेडी पीएलआई स्कीम में कर चुके हैं और कितना आगे करने का इरादा है और उसके कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे, ये जरा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनिल जी, टोटल पीएलआई जो एयर कंडीशन और इसके कंपोनेंट्स की पीएलआई थी, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का कमिटमेंट करा था इन प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें हमें पिछले अगर क्योंकि 2 साल से चालू हुआ इन्वेस्टमेंट, तो 50 करोड़ FY21 50 करोड़, FY22 50 करोड़ और अभी FY23 50 करोड़। इस तरह से हमको 50 50 50 75 75 टोटल 300 करोड़ 5 साल इन्वेस्टमेंट करना था। हम ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मीट कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं, एंड वी आर ऑन ट्रैक टू फुलफिल द इंटायर कमिटमेंट। और इसके अगेंस्ट में जो हमें इंसेंटिव आएंगे 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ के अगेंस्ट में लगभग 220 से 230 करोड़ के इंसेंटिव वापस आएंगे सरकार से। ओके, तो मतलब ये पीएलआई स्कीम का बड़ा बेनिफिट लेने के लिए तैयारी में। अब वैसे तो इस सेक्टर पर सरकार का फोकस है, बोथरा साहब आप बता भी रहे थे। बस ये समझाएं कि चूंकि बजट आने वाला है, वैसे इंटरिम बजट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएलआई वगैरह पर तो फोकस रहेगा। कोई आपकी एक्सपेक्टेशन सरकार से कुछ चाहिए या सरकार ने पहले आपको सब कुछ दे रखा है? सरकार के लिए सर ऐसी एज एयर कंडीशन इंडस्ट्री एक बड़ी लंबे समय से एक रिक्वेस्ट चल रही है कि एसी अब लग्जरी नहीं रह गया है ना। करेक्ट। सो पहले एक नो देयर इज अ लग्जरी टैक्स ऑन 28% जीएसटी है जो बहुत कम प्रोडक्ट्स में है। सो एसी फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। तो एक तरफ तो सरकार ने इसको सनराइज सेक्टर डिक्लेयर करा है और पीएलआई दी है ये मानते हुए कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरी तरफ इसके ऊपर 28% जीएसटी है। तो एज एन इंडस्ट्री हम लगातार रिक्वेस्ट करते रहे हैं बार बार रिपीटेडली कि इसको इस पे जीएसटी को कम किया जाए, 18% किया जाए, ताकि ये और रैपिडली ग्रो कर सके। क्योंकि अब आज के डेट में एसी एक तो लग्जरी नहीं रह गया, इट इज बिकम ए नेसेसिटी। दूसरा, पावर कंजम्पशन इतनी कम हो गई और स्पेशली बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग द ड्यूटी, 18% का गवर्नमेंट ड्यूटी रिड्यूस करती है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। हाई जो स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट है, 5 स्टार और ये सब, तो उससे हमारी पावर कंजम्पशन और कम होगी, तो देश को इसका बहुत लंबा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने सोचा चले आपकी ऐसा इसमें कि आज के डेट में 10 साल से पुराने एसी बहुत सारे चल रहे हैं जो दे आर नो लाइक ब्लीडिंग, वो इलेक्ट्रिसिटी पी रहे हैं। समझ गया। वो पुरानी जैसे जो 5 स्टार प्रोडक्ट पुरानी गाड़ियां जो डीजल पीती है वैसे ही सेम, बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल बदलने की जरूरत है। हाँ, तो इसकी रिप्लेसमेंट को प्रमोट करने के लिए इसकी ड्यूटी को अगर कम किया जाए जीएसटी को, तो डेफिनेटली एक पुश मिलेगा और इससे सारे देश